प्रेफरेंशियल इशू पढ़ चुके थे बच्चा लास्ट क्लास में। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हम। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? सिलेक्टेड लोगों को दे रहे, यही होता है। अब जब हम सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं तो इसके अंदर भी दो था, प्रेफरेंशियल इशू एक नॉर्मल था और एक क्या था बच्चा? QIP। प्रेफरेंशियल इशू पढ़ चुके हैं ये सारे पॉइंट्स। अब जो हमारा क्वेश्चन बचा है वो QIP वाला बचा है। हेडिंग अगर देखोगे तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, शॉर्टकट में बोलेंगे QIP। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन को प्लेस कर दिया है, मतलब किसको दिया गया बच्चा? QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। चलो सबसे पहले मीनिंग रीड करें। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मींस एलिजिबल सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड इशूअर। आपकी कंपनी ऑलरेडी लिस्ट है। अब ये किसको शेयर्स दे रही है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। कुछ सिलेक्टेड लोगों को दे रही हो। ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन कौन है बच्चा? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें से किसी को भी दे रहे। बेस इंक्लूड, ये क्या कह रहे हैं? हम कौन से शेयर्स देंगे? ऑफर फॉर सेल। ये ऑफर फॉर सेल मतलब पुराने शेयर्स है जो हमारे कंपनी के जनरली प्रमोटर और जो सीनियर शेयर होल्डर्स होते हैं वही देते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा जब हम QIB को शेयर्स देंगे तो नए शेयर्स भी दे सकते हैं और पुराने भी। जो भी स्पेशल सिक्योरिटी बाय दी, ये पुराने शेयर देने वाला कौन है? प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, और ना प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन द टर्म्स ऑफ दीज रेगुलेशन। तो अभी हमने मीनिंग पढ़ा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब प्राइवेटली हम कुछ सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं। ये सिलेक्टेड लोग QIB हैं। इन QIB को नए शेयर्स भी प्रिंट करके दे सकते हैं और हमारे पुराने शेयर्स जो प्रमोटर के हैं, प्रमोटर ग्रुप के, वो भी पुराने शेयर्स उनको उठा के दे सकते हैं। बस रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अगर आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करना है तो कंपनी को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये लिस्टेड इश्यूर होना चाहिए, मतलब ये IPO ला चुके हैं, ठीक है। चलिए, नेम एक लिस्टेड कंपनी चाहे तो ये एक तरीका है जिससे मार्केट से पैसा उठा सकती है, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एलिजिबल सिक्योरिटी सेटिस्फाइड कंडीशन। पहला सिंपल हेडिंग बच्चा क्या लिखा है? मैं, तुम लोग मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, प्राइवेट प्लेसमेंट QIB के पास करने जा रही हूँ, तो तुम लोग से पूछ लूं SR पास करवा लूं। सिंपल बच्चा, बस SR पास करना और कुछ नहीं। पूरा पैराग्राफ यही बोल रहा है, मीटिंग कराओ, SR पास कराओ। SR बोले तो 75% की हाँ होनी चाहिए, बाकी ना होगी तो चल जाएगा। बस यही सारी बातें लिखी है, एक बार खुद से रीड कर लेना। नो शेयर होल्डर पास स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपकी कंपनी किस रूट से जा रही है, समझना। आप लोग मेरे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, मैं कह रही हूँ कि मुझे QIP करना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करना है, तो SR पास करना है। बिना SR पास ये काम होगा नहीं। सेकंड पॉइंट बोलता है अगर पुराने शेयर्स है तो मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुराने हैं ना, सेकंड हैंड शेयर्स है, तो शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं ये कंक्लूजन निकालू? ये एकदम फ्रेश इशू था। अगर फ्रेश इशू, ये पैसा किसके पास आएगा? कंपनी के पास। कंपनी के पास आएगा तो शेयर होल्डर से पूछ लो। ये पैसा कंपनी के पास नहीं आ रहा यार, वो लोग अपना एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे, खत्म। तो आपको शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। पहला और दूसरा समझ में आया। तीसरा, अलॉटमेंट परसेंट टू स्पेशल रेजोल्यूशन। जो भी आपने अलॉटमेंट है ना करना है, अलॉटमेंट किसको कर रहे होंगे? इन्हें QIB को। इन्होंने कहा जब भी SR पास किया, मतलब आपने फ्रेश इशू दिया तो ये SR पास किया, SR पास किया होगा, अलॉटमेंट कर देना। शेल बी कंप्लीटेड कितने दिन के अंदर? पूरे एक साल 365 डेज दे दिया फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? जो पहले वर्ड में बताया। वेरी गुड। मतलब आपके पास 365 डेज अलॉटमेंट कर लेना। मतलब अभी पूछा है, पूछने के बाद प्रोसेस चालू कर दो। अलॉटमेंट कब तक हो जानी चाहिए? 365 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। मतलब लोगों को सिलेक्ट कर लो, कौन है शेयर होल्डर को बता दो, इनकी एप्लीकेशन में नहीं आ जाए, अलॉटमेंट तक बात आ जाए, ठीक है। पढ़ के रहे, हमारी कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करना चाहती है तो पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर से SR पास करा। पुराने शेयर्स को लेकर पास करवाने की जरूरत नहीं है। अगर नए शेयर है तो SR पास करवाइए, और जब भी SR पास होता है इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को 365 डेज के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास किया वहां से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, पहला खत्म SR। दूसरी हेडिंग क्या बोल दिया? प्रपोज अलॉटमेंट। आप प्रपोज करो ना अलॉटमेंट, मतलब यही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास वाले, बच्चा इनको भी तो हम क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर से दे रहे हैं ना, ये भी हमारी कंपनी में आके मालिक की बनेंगे ना।
QIB को इक्विटी शेयर्स दे रहे, इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास विच आर प्रपोज, जो आप प्रपोज कर रहे हो किसको, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में, इनको जो इक्विटी शेयर्स दे रहे, पर्सन टू कन्वर्जन एक्सचेंज एलिजिबल सिक्योरिटी थ्रू क्वालिफाइड प्लेसमेंट हैव बीन, क्या लिखा है, सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब मैंने आपको क्या बोला था, आपकी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए ना, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो क्या लाने दिया जाएगा, नहीं, आपकी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, जो इक्विटी शेयर्स आप इनको दे रहे हो वही सेम क्लास वाली इक्विटी शेयर लिस्ट होनी चाहिए, कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। मतलब आज लिस्ट हुए कल लेकर आ जाएंगे क्या प्राइवेट प्लेसमेंट, नहीं, कम से कम आपको लिस्ट हुए कितना टाइम हो जाना चाहिए, 1 साल। क्या लिखा है, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिस, दिस दिन शेयर होल्डर की मीटिंग करवा रहे हो ना एसआर पास कर, वहां से 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं कि आज हम प्रेफरेंशियल इश्यू लाने का सोच रहे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करने का सोच रहे, मैं मेंबर से परमिशन ले ली, तो परमिशन लेने से पहले ये देख लो कि आपकी कंपनी को लिस्ट हुए कितने साल हो जाना चाहिए, 1 साल। जनवरी 2022 में मैं लिस्ट हो चुकी हूं, आज फरवरी है, तो बच्चा 1 साल पहले मैं लिस्ट हो चुकी हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ। लिस्ट हुए अभी 6 महीने ही हुए, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो अलॉटमेंट भैया मैं ये सारे काम तभी कर पाऊंगी जब 1 साल पुराना हो। मान लो कंपनी भैया मर्जर वाले सेक्शन में आ गई है, जब भी ये सेक्शन आते हैं तो क्या क्लिक होता है, मर्जर अमलगमेशन। अगर मर्जर अमलगमेशन वाली बात है तो 1 साल वाली जो अभी बात मैंने बोली कि भैया कम से कम 1 साल पुराना लिस्ट होना चाहिए, लेकिन मेरी कंपनी तो भैया थी पहले से लिस्ट, लेकिन अभी नई नई नवेली क्या हो गई है, मर्ज हुई है, तो उसका लिस्टिंग पीरियड का भी 1 साल को कंसीडर कर लिया जाए। मर्जर अमलगमेशन के कॉन्सेप्ट हमेशा यही होते हैं, रीड कर लू। Whether issuer being transferring company, issuer हमारी कंपनी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रही है वो क्या है बच्चा, ट्रांसफरिंग कंपनी है एज पर दी स्कीम। एक्चुअल में ये टर्म्स आपको देखने होते हैं हमेशा बच्चा, ये जो टर्म्स है ये आपको देखने होते हैं। क्या लिखा है बच्चा, कॉम्प्रोमाइज लिखा है, अरेंजमेंट लिखा है, अमलगमेशन, ठीक है। तो मर्जर अमलगमेशन के टेक्निकल जो वर्ड्स है वो ये है, ठीक है, लेकिन ये सेक्शन भी आता है तो भी आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है। मर्जर अमलगमेशन वाली अगर स्कीम्स है तो उन्होंने बोल दिया उनकी जो सेम क्लास है वो लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज नेशन वाइड, ऑल्सो कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा? हमने कहा हम आपको QIP तब लाने देंगे जब आप 1 साल पुराने तो लिस्ट होने चाहिए। कंपनी का मर्जर अमलगमेशन वाला है तो उसका ड्यूरेशन भी कंसिडर कर लेंगे, वो 1 साल पहले तक लिस्ट थे, ठीक। हाँ हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था IPO ला चुके हो तब प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रहे हो, QIP लेकर आ रहे हो, नहीं IPO की बस बात हो रही, लिस्ट है तो लिस्ट जब हुए थे उसको 10 साल हो चुके, उस बीच तुम दो FPO लेके आ चुके, कोई फर्क पड़ता नहीं, आप लिस्टेड कब हो, 10 साल पहले लिस्ट हो, ठीक है। चलो दिस क्लॉज, कौन सा क्लॉज, अभी कौन सा क्लॉज पढ़े, 1 साल पुरानी, 1 साल पुरानी, ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी टू द इश्यूअर, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट में कंप्लाई, अगर वो ये काम क्यों कर रहे हैं, अगर वो ये काम क्यों करे, क्या होता है मिनिमम पब्लिक होल्डिंग बच्चा, 25% तो जनता का पैसा फंसा होना चाहिए। ये जनता की डेफिनेशन में कौन कौन आता है यार, ये पब्लिक शेयर होल्डिंग में कौन आता है, QIB आता है, NII आता है, साफ साफ बोल दिया मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 25%। होता क्या है, आप अपने शेयर्स बढ़ा कर, है ना, क्या कर देते बच्चा, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग कभी कभार कम हो जाती है, हम और लेके आगे प्रमोटर को दे दिया हमने शेयर इश्यू किए और किसको दे दिया बच्चा, प्रमोटर को। अब हमारा मिनिमम पब्लिक होल्डिंग एकदम डॉट था, कितना था, 25 था, प्रमोटर को देने के चक्कर में कितना हो गया, 20 हो गया। तो भाई 20 हो गया तो अब मुझे डीलिस्ट करने वाली सिचुएशन आ गई है, तो पहले मुझे मौका दिया जाएगा कि भाई सुनो तुम्हारी 25 से 20 हो गई है, प्लीज इसे दोबारा से 25 करो। तो वही कहते चलो एक काम करते, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दे देते, जनता ही है ना, ये भी बड़ी जनता है, बस पैसे वाली जनता है, इसको दे देते ताकि क्या मेंटेन हो जाए, वापस हम 25% मेंटेन कर ले, तो फिर 1 साल वाली बात मानने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि भैया आपकी कंपनी को लिस्ट हुए 1 साल होना चाहिए तब हम आपको QIP लाने देंगे।
लेकिन ये QIP हम 6 महीने में लेके आ गए, लिस्ट में अभी कितना हुआ है 6 महीने में, लेकिन हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लिमिट है 25% पब्लिक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, वो 25 से क्या हो रही है 20 हो रही है। हमने क्योंकि प्रमोटर को दे दिया नहीं, हमने नई शेयर 6 महीने में प्रमोटर को दे दिया, हमारी 25 की लिमिट 20 हो गई, हमें टेंशन हो गई है, तो अब हमने जल्दी से QIB को पकड़ा प्राइवेटली। अब FPO लाने में तो टाइम लगेगा, लंबी चौड़ी प्रोसेस, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया ताकि हम इसे दोबारा से वापस से क्या कर ले 25% कर दे, तो फिर 1 साल वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया क्या? पढ़ क्या रहे हैं, QIP लाने से पहले कुछ कंडीशन, शेयर होल्डर से SR पास करो, SR पास कराने की जरूरत नहीं है अगर पुराने हैं, क्योंकि पुराने में उनका क्या ही लेना देना, कंपनी तो यूज करेगी नहीं, वो लोग अपना बेच के निकल रहे हैं। जब भी SR पास होगा 365 डेज के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आपकी कंपनी लिस्ट में 1 साल पुरानी हो चुकी होनी चाहिए। कंपनी अगर मर्जर अमलगमेशन से गुजर रही है तो उनका 1 साल कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इस 1 साल को कंसीडर नहीं करेंगे अगर आपने क्यों किया है ये प्राइवेट प्लेसमेंट, ताकि मिनिमम पब्लिक होल्डिंग मेंटेन कर सके। डन। एक्सप्लेनेशन में बच्चा बस इक्विटी शेयर ऑफ द सेम क्लास का मीनिंग बताया, इक्विटी शेयर ऑफ द रैंक परिपासु ऊपर ही बता दिया था बच्चा। वापस से कह रही हूं, इसका मतलब सेम क्लास से मतलब क्या है, परिपासु, सेम ट्रीटमेंट। इश्यूअर इज एलिजिबल, आपकी कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट तब लेकर आ पाएगी जब इसका प्रमोटर डायरेक्टर क्या ना हो, रिपीट है, भगौड़ा ना हो, भगौड़ा की डेफिनेशन में ना आए। यहां तक चीज क्लियर है। नेक्स्ट, ऑल एलिजिबल सिक्योरिटी इशूड थ्रू, क्या लिखा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ऑल एलिजिबल सिक्योरिटी थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट क्या होने चाहिए, इनको भी तो दे दिया, इनको भी क्या करो अब लिस्ट कर दो, ठीक है, वही लिखा है सारी बातें। नेक्स्ट, इश्यूअर नॉट मेक एनी सब्सिक्वेंट, थोड़ा ब्रेक ले लो, अभी आपने QIP लाया है, फिर से कब लेके आ जाओगे, कल परसों लेके आ जाओगे नहीं, कौन सा ब्रेक समझ रहे थे, बड़े महान, दिमाग वहीं रहता है until the expiry, 2 वीक का ब्रेक, हाँ ये वाला ब्रेक नहीं ना लाइको, 2 हफ्ते का ब्रेक ले लो, मतलब 2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के बीच में कितने का गैप, मिनिमम 2 हफ्ते का गैप, ठीक है। पढ़ना तो अभी चालू है, अभी तक तो डाउट ही चल रहे थे तुम्हारे चलो समझ में आया, क्या बोलता है लास्ट वाला वर्ड, बता मानसी क्या बोलता है, हाँ है ना, अंडर कॉन्फिडेंट था। चलो तो 2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के बीच में मिनिमम गैप, मतलब सब्सिक्वेंट वाला बाद वाला तब लाना जब 2 हफ्ते बीत जाए, मिनिमम, मैक्सिमम बाद में भैया 2 महीने बाद लाओ। अब ये लास्ट हेडिंग क्या लिखा है, कंडीशन क्या लिखा है, अरे हम लोग की पिटाई होनी चाहिए। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, नए शेयर की पुरानी शेयर, कौन दे रहा है, प्रमोटर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी कौन से पढ़ा कि भैया लिमिट कम हो गई थी, 25 से 20 हो गई थी, तो भैया इसको वापस से मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए प्रमोटर ने बोला भैया मेरे शेयर्स मैं बेचने को तैयार हूं ताकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वापस से मेंटेन हो जाए। तो उसकी क्या कंडीशंस है, पहला सेम बात लिखा है, प्रमोटर मेंबर या जो भी ग्रुप है चाहे तो क्या कर सकता है, अपने पुराने शेयर्स, हमने ऊपर पढ़ा कि भैया हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू भी ला सकते हैं, बाहर के लोगों को पकड़ा, ठीक है, इन्होंने कहा बाहर के लोगों को पकड़ोगे तो नए शेयर्स भी दे सकते हो और पुराने शेयर्स भी, प्रमोटर अपने पुराने शेयर्स दे रहा है, फुल्ली पेड अप उसके होने चाहिए, बस ये बात लिखी है, क्लियर है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फुल्ली पेड अप ही देना अपने पुराने शेयर्स, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, प्रमोटर जो है ऑफर फॉर सेल कर रहा है इफ द प्रमोटर मेंबर, ठीक है, हैज परचेज और सोल्ड, ध्यान देना बच्चा, ड्यूरिंग दी क्या लिखा है 12 वीक, 12 हफ्ते अप्रोक्स, कितने महीने, 3 महीने, ठीक है, 1 महीने में कितने हफ्ते होते 4, तो अप्रोक्स 3 महीने, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 3 महीने पहले, या फिर मैं इसको क्या बोलूँ 12 वीक्स, 12 वीक्स पीरियड क्या लिखा है पहले, कहां से, कौन सी डेट से पहले, ध्यान देना, ओपनिंग ऑफ द इशू, कौन सा इशू लेके आ रहे हैं, ये ऑफर फॉर सेल को बेच रहे हैं, QIP को दे रहे हैं, समझ में आया। जब भी ये लेकर आ रहे हैं, हमने एक डेट बना ली, जब भी लेके आ रहे उससे पहले मतलब बिफोर, और अभी एक आएगा आफ्टर, ठीक है, कितना बिफोर 12 वीक्स, आफ्टर भी 12 वीक्स है, पहले बता दिया, ठीक है। चलिए
रीड कर रही हूँ वापस से। इन्होंने कहा ड्यूरिंग द 12 वीक्स, कब? जब भी आप ओपनिंग कर रहे हो, दे शेल नॉट परचेज और सेल इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूअर ड्यूरिंग द, क्या लिखा है 12 वीक्स, लेकिन क्या लिखा है आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इश्यू। हमने कहा कि भैया ये ड्यूरेशन है, ये ओपन हुआ था जिसमें क्यूआईपी को ये शेयर्स लेने थे, ठीक है, हम क्यूआईपी कर रहे हैं, इसमें क्यूआईपी कर रहे हैं। इससे पहले भी और इसके बाद भी क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमारा खरीदना बेचना, हमारा खरीदना बेचना। कौन खरीदना बेचना दे रहा है? प्रमोटर। अब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। मैं प्रमोटर, प्रमोटर अपने पुराने शेयर्स किसको दे रहा है? क्यूआईपी को दे रहा है। रीजन क्या है? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डर मेंटेन हो जाए। क्लियर है? प्रमोटर तब देने के लिए एलिजिबल है अपने पुराने शेयर्स जब उसने 12 वीक्स पहले ना खरीदा ना बेचा हो, और ना खरीदेगा और बेचेगा ना फ्यूचर। देखो पास्ट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर खरीदा बेचा है तो अभी नहीं करो, रुक जाओ, रुकना पड़ेगा, या फिर फ्रेश इशू करो, या फिर फ्रेश इशू करो, पुराने मत दो। ये पुराने देने की कंडीशन है ना, पहले खरीदा बेचा और एक बार आपने दे दिया तो आपको फिर से 12 हफ्ते तक खरीदना बेचना भी अलाउड नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आखिरी पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, सच प्रमोटर ग्रुप विद इन दी 12 वीक्स। बच्चा सेम बातें लिखिए। मिनिमम गैप बिटवीन 2 वीक्स, ये क्या बोल रहा है? 2 सक्सेसिव ऑफर। वेरी गुड। जो ये थर्ड पॉइंट पढ़ा था ना, एक क्यूआईपी लेकर आए, उसके बाद कितने का गैप? 2 हफ्ते का गैप। वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देयर इज अ गैप बिटवीन 2 वीक्स बिटवीन दी 2 सक्सेसिव ऑफर, दैट्स इट। पूरा कंक्लूजन। अगर प्रमोटर क्या करना चाहता है, अपने पुराने शेयर्स मिनिमम पब्लिक होल्डिंग मेंटेन करने के लिए देना चाहते हैं तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन में उन्होंने क्या बोल दिया है कि आपके फुल्ली पेड होने चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में उसने बोल दिया है ना पहले खरीदे ना बाद में खरीदे, तो ये अलाउ किया जाएगा। तीसरी कंडीशन की भैया आपको लेकर आना है तो प्लीज 2 ऑफर के बीच में मिनिमम 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट होता है ओवर। ये पूरा चैप्टर अब खत्म। कुछ बचा एक एग्जाम्पल, बच्चे उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा रही हूँ उसके थ्रू में ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल भी खत्म हो जाएगा। उसी को तो बोला अभी मैंने जो एग्जाम्पल था वो जो क्वेश्चन में करवा रही हूँ क्वेश्चन पेपर में, उसमें कवर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, कुछ याद है? याद है? सी, चलो पढ़ो फटाफट, पढ़ो पढ़ो, लेकिन फिर से वो रिकॉर्डिंग में कवर नहीं हो, अभी कवर करवा दी है ना, रीड भी कर लो। कंपनी इज प्लानिंग फॉर आईपीओ, इट हैज डिसाइड डिफरेंशियल प्राइसिंग, कर सकती है। किसको दे रही है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर और क्यूआईबी को। द प्रपोज प्राइस रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो कितना देना चाहती है? आरआईआई को 250 और क्यूआईबी को कितना देना चाहती है? 300। दे सकती है, अलग अलग प्राइस में दे सकती है, लेकिन उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या है? 10% से ज्यादा नहीं। तो 300 का 10% निकालो, 30 रुपीज कम कर सकती है। 300 में 30 रुपीज कम करो, कितना होता है? और वो कितने दे रही है? दे सकती है। लिखोगे कैसे? पहले लिखो लीगल प्रोविजन, पहले लिखोगे लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन ये है कंपनी डिफरेंशियल प्राइसिंग में कर सकती है, ठीक है, रिटेलर को सस्ता दे सकती है, क्यूआईबी को बराबर, और एंकर इन्वेस्टर को महंगा या फिर बराबर दे सकते। लीगल प्रोविजन डिफरेंशियल प्राइसिंग पढ़ा था, पूरा चिपका दोगे। अब बोलोगे फैक्ट्स, फैक्ट्स में क्वेश्चन की चीजें लिखना है, उसमें लिखना भैया एक आरआईआई है, एक क्यूआईबी है, एक एंकर है, ये लिख देना पूरा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन रीड करो। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोज कंपनी, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द प्रपोज, बच्चा कंपनी एंकर इन्वेस्टर को कितना दे रही है? 280। तो फैक्ट्स में क्या लिखोगे? आरआईआई को कितना दे रहे? 250, क्यूआईबी को कितना दे रहे? 300, और एंकर को दे रहे हो, ये फैक्ट्स में लिखोगे। फिर फैक्ट्स में लिखोगे कि भैया 10% की अगर हम कैलकुलेशन करें, 10% की क्या करे बच्चा? कैलकुलेशन करे, तो 300 का ही 10% निकालना, क्योंकि यही पब्लिक को दे रहा है। क्यूआईबी तो पब्लिक की डेफिनेशन में ही आता है ना। 3 कैटेगरी आ गई, आरआईआई क्यूआईबी को बोल दिया पब्लिक, और एंकर को क्या बोल दिया? पब्लिक के बराबर या उसके ज्यादा। तो क्या ये एंकर को सही दिया है?
कंक्लूजन आपको मालूम है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या लिखोगे कि भैया रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को 280 से काम नहीं दे सकते, और उसने 250 दे दिया तो गलत है। दूसरा कंक्लूजन क्या लिखोगे, एंकर को कितना दे सकते हो, 300 दे सकते हो, और उससे ज्यादा 280 नहीं दे सकते हो। ये कंक्लूजन लिख दिया आपने। अब मैं आपको फैक्ट्स बता दूं। फैक्ट्स में लिखना, तीनों का नाम लिखना, RII, QIB और एंकर, उनके ये रेट लिख देना, और लिख देना कि भैया ये 250 जो है वो एकदम सही नहीं है, क्योंकि अलाउड कितना हो सकता है, 280, ठीक है, सॉरी 270, ठीक है। और एंकर को क्या कर दोगे बच्चा कि 300 दे सकते, ये भी सही नहीं है। और कंक्लूजन तो बता दिया तुमने, बात समझ में आ गई। प्रेजेंटेशन बस अच्छा रखना, बन जाएगा। QIB पब्लिक है, पब्लिक की डेफिनेशन में सब आते हैं, RII, NII और QIB, है ना। हाँ ठीक, चलो और देखो कोई और क्वेश्चन, थोड़ा सा ये पढ़ लो बच्चा क्या बोल रहा है। बताओ समझ में आ रहा है। द फैसिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, इस बार समझ गए, इंट्रोड्यूस किया गया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर फॉर द फास्टर रिफंड। इस बार हमने इसलिए पढ़ा था ना, पहले बहुत दिक्कत होती थी, कंपनी के पास गया, फिर रिफंड होने में लेट हो गया तो 15% का इंटरेस्ट, ये सारी कहानियां थी। तो ये फैसिलिटी दी गई ताकि फास्टर काम हो सके, ठीक है। कंटिन्यू, सेबी हैज प्रोवाइडेड एडिशनल चैनल फॉर मेकिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एंड और कॉल मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दी पार्टली पेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। एक्सप्लेन, मुझे बताओ क्या लिखना है इसमें। एसबा के बारे में बताना और कुछ नहीं। एसबा एक एडिशनल तरीका था ना, शुरुआत से नहीं था, ये एक फैसिलिटी दी गई। एसबा के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है, कर लोगे, जनरल क्वेश्चन है। बच्चा रीड करो डी क्वेश्चन। द शेयर इश्यूड आफ्टर, शेयर इश्यू क्या गया आफ्टर द IPO ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। आउट ऑफ द ऑप्शन सार ग्रांटेड अंडर द स्कीम, IPO से पहले, टू इट्स एम्प्लॉय shall be listed immediately on the excise upon the option in all the recognized stock. However, the share of the company are already listed subject to compliances of the diseases. You are required to explain. क्या लिखा है, क्या एक्सप्लेन करोगे, रीड करो पहले बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेयर इश्यू क्या गया आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ दी, ठीक है। शेयर इश्यू क्या गया IPO के, है ना, बाद। आउट ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन क्या गया, सार क्या गया, अंडर एनी स्कीम, प्योर टू क्या लिखा है, IPO। आपका जो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, ये कब आया गया है बच्चा, IPO से पहले। शेल बी लिस्टेड, जैसे आपका IPO होगा ये लिस्ट करवाना पड़ेगा। एक्चुअली इस चैप्टर का नहीं है, ये इसॉप चैप्टर का है, वहां जाने का, इधर नहीं रहने का, क्योंकि ICDR देख लिया, क्योंकि ICDR देख लिया तो घुसे पड़े हो इसी में। बच्चा यही होता है, क्योंकि 2 चैप्टर का मिक्स होगा ना, समझे ना को। The share of the company already issue subject to compliances, ठीक है, you are required to explain compliances। किसके, सार के एक IPO पढ़े था प्री इस सब चैप्टर में, ये भी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चैप्टर इसॉब खोलो, उसमें लिखा था कि अगर इसॉब लेके आते हो प्री IPO, एक वर्ड पढ़ा था प्री IPO, उसके कंप्लाइंसेस बताने, देखो 279 में पूरी कंप्लाइंस कंडीशन दे रखी है, चिपका देने का, अगर याद रही तो, नहीं रही। ध्यान दो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी एक बार देखते बनता कि नहीं बनता। 2 का बी है ना, कितना छोटू सा दिख रहा है, चलो देखते हैं 2 का बी। 2 का बी, हाँ है ना, क्या क्या याद आ रहा है उसमें। पहले जनरल में नहीं, मॉनिटरिंग एजेंसी,
एक एजेंसी होती है जो कंपनी ने जो भी पैसा लिया है सही तरीके से प्रोसीड सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं। टेक्निकल बात है, 100 करोड़ से ज्यादा होगी तो अपॉइंट करने का कौन काम करेगा, क्रेडिटिंग एजेंसी। पहले कोई और था, अभी कोई और है। इसके बाद हमने पढ़ा था कुछ कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है। बताओ बैंक क्वालिफाई क्यों बता पा रहे हो, मालूम है अभी पढ़ा है, दूसरे चैप्टर में जाऊंगी तो क्वार्टरली को लेकर है, ये इतनी डिटेलिंग नहीं है ना। हाँ वो मैं टेस्ट लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, याद आ गया ना। एक बार डी वाला पॉइंट पढ़ो जरा, डी वाला पढ़ चुके हो, टेस्ट भी दे चुके हो। कंप्लेन अगेंस्ट सर्टेन कंपनी कैन नॉट बी स्कोर, कुछ कंप्लेनों से डील नहीं करता है डिस्पाइट द कंप्लेन में भी। हाँ। खोलो एक बार, चलो अब फिर बताओ। वैनिशिंग कंपनी, वेरी गुड। ओपन बुक, ओपन बुक, पेज नंबर मॉड्यूल का 379। देख रहे हो धुंधला कितना हो गया है। आ गया तो पहले तो कुछ क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, अब घूरो नहीं उसे, है ना, याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी एक पब्लिक कंपनी है लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी ने एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया। हाउएवर द डिविडेंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो टेस्ट में भी दिया था, मुझे तो ये याद आ रहा है। अब देखते हैं याद आता है कि नहीं आता। वेरी गुड, 30 डेज के अंदर डिविडेंड दे देना चाहिए। तो क्या कंप्लेन कर सकती है? एक महीने के बाद कर सकते हैं। वॉट हैपन इफ द इन्वेस्टर फेल टू लॉन्च कंप्लेन, अगर स्टोर में नहीं आता दूसरे रास्ते से। चलो ये थोड़ा याद आ गया है ना, थोड़ा थोड़ा याद आ गया। चलो डीलिस्टिंग देखते हैं ना, विथ रेफरेंस टू सेबी डीलिस्टिंग पेयर रिव्यू, इतना चिल्लर चीज था, लेकिन आंसर क्या इतना सा था, इतना सा था। बताओ। ये होता कौन है ये बताओगे? स्टार्ट यहाँ से करना, हाँ ये सीएस होता है, सीएस के काम को चेक करने आता है, यहाँ से स्टार्ट करना। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा याद है। ड्यू टू रैपिड बच्चा सर्च ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफर इन द प्राइमरी मार्केट, पार्टिसिपेशन ऑफ द ओ नलाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, पहले सब पढ़ लो। पहुंच जाओ ना, कौन से चैप्टर में जाना है? डिपॉजिटरी। जाओ देखो 100 है कि 50 है, क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफर प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेशन, रिटेल इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट हैज आल्सो इंक्रीज, इट हैव दिस अपॉर्चुनिटी, नरेट द एलिजिबिलिटी कंडीशन 181 क्या है? टेस्ट के बाद भी हाँ 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 हाँ, देख 181 में मिल जाएगा बच्चा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, एग्जाम की फीलिंग बताना चाह रही थी मैं। जो तुरंत पढ़ा रहता है वो तुरंत याद रहता है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ फिर उसके क्वेश्चंस कराती हूँ तो मैं सच कह रही हूँ, तो मैं सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बात बस कितनी सी है, जिस चीज का जितना रिविजन हुआ। आपका मैंने इंडेक्स इसीलिए ही बनवाया है,
ताकि रिवीजन बढ़ा दो। बच्चे बस रिवीजन बढ़ाना और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर बच्चा। यहाँ पे पूरा चैप्टर होता है होमवर्क,